चलिए, पिछली क्लास में हमने बलों की बात हमारी चल रही थी, तो वो बल को हम अभी भी पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, ये आवाज रिपीट हो रही इसलिए हम माइक बंद कर रहे हैं। सुनिए अब हमारी बात ध्यान से। हमने पिछली क्लास में दो बल स्पेशल पढ़े थे, संरक्षी बल। संरक्षी बल मतलब क्या था? संरक्षी बल का मतलब था पाथ इंडिपेंडेंट, मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। और यहाँ पे हमने कौन कौन से बल पढ़े थे? गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा स्थिर विद्युत बल, और तीसरा नंबर हमने प्रत्यास्थ बल। जो प्रत्यास्थ बल होते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखे थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमने आप लोगों को बताई थी। गुड मॉर्निंग बच्चे, सनी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमने आपको बताई थी वो क्या था कि केवल जो संरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी, यानी केवल संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य ही केवल भी लिख देते हैं हम, केवल कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है। केवल संरक्षी बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, केवल वो ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, असंरक्षी बल नहीं करता है। दूसरा जो हमने बात की थी यहाँ पे, असंरक्षी बल। और असंरक्षी बल को हम क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और ये जो है वो कैसे हैं? ये होते हैं पाथ डिपेंडेंट, यानी मार्ग पर निर्भर करते हैं। और ये बल हमने क्या लिखा था यहाँ पे? दो बातें, घर्षण बल, और फिर हमने एक और चीज यहाँ पे लिखी थी, श्यान बल। बस दो ही असंरक्षी बल पढ़ेंगे, परंतु असंरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा में कभी भी परिवर्तन नहीं करते हैं, इनसे स्थितिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। जो असंरक्षी बल से स्थितिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। तो कोई भी असंरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है, ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ सामान्य बल। बस ये हमारे लिए बलों के बारे में जानकारी का अंतिम पॉइंट है। कुछ सामान्य बल हम पढ़ रहे हैं, और इन सामान्य बल में सबसे पहला बल होता है, नंबर फर्स्ट जो होता है वो भार होता है। हम इसे लिखते हैं वेट। भार भी एक बल होता है, और ये बल कौन सा बल होता है? ये बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और भार को W से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है mg। तो ये बड़ा सबसे ज्यादा सामान्य बल है, जिसे हम सबसे ज्यादा उपयोग में लाते हैं। उपयोग में क्या लाते हैं? हमारा खुद का भार होता है। तो ये बल है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। पहला हमारा
हमारा हो गया भार। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो ये होता है तनाव। तनाव यानी टेंशन। टेंशन इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। ये तनाव भी बल होता है। बल होता है। यह विभिन्न प्रकार की डोरियों में काम करता है। ये विभिन्न प्रकार की डोरियों में कार्य करता है। तो बच्चों टेंशन का मतलब टेंशन नहीं है। टेंशन का मतलब बल है, फोर्स है, तनाव। डोरी में जो लगता है ना, मान लो कोई हमारे पास डोरी है, यहाँ पे बेट लगा हुआ है mg, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? तनाव लगेगा। तो ये तनाव भी एक बल ही होता है। इससे आप कोई अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं देंगे क्योंकि ये बल ही होता है। और फिर तीसरे नंबर की ओर बात करते हैं। ये होते हैं स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल। आपकी गाड़ियों में साकअप लगे होते हैं। साकअप लगे होने से आपको शॉक नहीं लगता, झटका नहीं लगता है। तो ये विभिन्न प्रकार के स्प्रिंग में लगने वाले जो बल होते हैं, ये स्प्रिंग बल होते हैं। यहाँ पे mg लगा दें तो ऊपर की तरफ जो बल लगता है वो स्प्रिंग बल होता है। इतने तरीके के बल हमने यहाँ पे पढ़े। दो बातें जो आपको इम्पोर्टेंट है कि अभिकेंद्रीय बल के कारण वृत्तीय गति होती है, परंतु अभिकेंद्रीय बल बल का कोई प्रकार नहीं होता है। ये बल का एक नेचर होता है। तो कोई सा भी बल अभिकेंद्रीय बल जैसा कार्य करने लगता है। जैसे कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ परिक्रमण करते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं, और इस आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉनों को मिलता है अभिकेंद्रीय बल, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं। तो ये हमने बलों के बारे में पूरी बातें समझी हैं। अब बलों के कुछ चरित्र की बात करते हैं। हालांकि ये कोई प्रकार नहीं है, परंतु हम यहाँ पे बात करने वाले हैं संगामी बल। कॉन्करेंट फोर्स। संगामी बल को जनरली क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस। तो संगामी बल का मतलब क्या होता है? संगामी बल का मतलब होता है जब बहुत से बल किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं। एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं। जब बहुत से बल किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं तो उन्हें संगामी बल कहा जाता है। जैसे ये है कोई वस्तु, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर F1 बोल दें, इधर F2 बोल दें, एक बल इधर लग रहा है F3 बोल दें। बल एक सदिश राशि तो है, ये बात तो आप जानते हैं। अब ये संगामी बल फालतू बात हो गई। हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है वो है संगामी बलों का संतुलन। संगामी बलों का संतुलन। तो क्या बोलेंगे? यहां पे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस।
संगामी बलों का संतुलन। एक बार में हमारी बात समझ लो, संगामी बलों का संतुलन मतलब समेशन F बराबर 0। समस्त संगामी बलों का सदिश योग, समेशन F ऐसे लिखते हैं, समस्त संगामी बलों का कुल सदिश योग, कुल सदिश योग 0 हो। अर्थात ना तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो रहा है और ना ही, बिल्कुल सही बात है सनी, ना ही वस्तु के आकार में परिवर्तन हो रहा हो, ना ही उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि संगामी बल संतुलन में है। कुल सदिश योग 0 हो तो संगामी बल संतुलन में कहलाते हैं, संतुलन में कहलाते हैं। If resultant of all forces is equal to 0, then concurrent force known as in equilibrium, कि वो एक साम्य अवस्था में होते हैं, संगामी बल संतुलन की अवस्था में होते हैं। हम जरा यहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु रखी हो, एक्स अक्ष पे रखी है, ये एक्स अक्ष है, और यहां पे रखी है वो वस्तु, इस पे एक बल लग रहा है इस दिशा में F1, इस पे एक बल इस दिशा में लग रहा है F2, एक बल इस दिशा में लग रहा है F3। मान लेते हैं कि ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, मान लो। बच्चों ध्यान से सुनना, F1 और F2 जो है ना, वो केवल वो ही वियोजित होंगे, F3 वियोजित नहीं होगा। हमने क्या बोला था कि बल वियोजित कब होते हैं? हमने बोला था कि बल वियोजित तब होते हैं जबकि वो x और y अक्ष के अलावा किसी और दिशा में होते हैं। x मतलब क्षैतिज, y मतलब ऊर्ध्वाधर। तो पता है यहाँ पे F1 और F2 वियोजित हो जाएंगे, F1 और F2 वियोजित होंगे। F1 यहाँ पे इसका वियोजन होगा। चलो इसके घटक कौन कौन से होंगे देखिए, पूछ लेना यदि जरा भी दिक्कत जा रही हो तो। एक घटक ये होगा और एक घटक ये होगा। ये चूंकि कोण है तो ये हो जाएगा F1 cos अल्फा, और कोण के लंबवत जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 sin अल्फा। तो इसके कौन कौन से दो घटक हो गए? इसके दो घटक हो गए। नंबर फर्स्ट F1 cos अल्फा, ये कौन सा घटक हो गया? क्षैतिज। और नंबर 2 जो हो गया वो हो गया F1 sin अल्फा, ये कौन सा घटक हो गया? ये हो गया ऊर्ध्वाधर। दोनों घटक सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे। तो F1 का वियोजन हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं। अब F2 का वियोजन करिए आप। F2 का वियोजन करते हैं। F1 भी तो x और y अक्ष के अलावा किसी और दिशा में है, तो F2 का वियोजन यदि हम करेंगे तो एक घटक इस तरफ हो जाएगा और एक घटक इस तरफ हो जाएगा। चूंकि ये कोण है, ये हो जाएगा F2 cos बीटा और ऊपर वाला हो जाएगा F2 sin बीटा। अब यहां पे हम लिख दें, नंबर फर्स्ट हो गया F2 cos बीटा, ये हो गया क्षैतिज, और नंबर सेकंड हो गया F2 sin बीटा, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। एरो बना दिया, तीर बना दिया, ये दो घटक इसके हो गए।
अब संगामी बलों के संतुलन की शर्त। अब इंपॉर्टेंट बात है, हम एक सवाल भी करने वाले हैं इसके बाद। संगामी बलों के संतुलन की शर्त। देखिए जरा, ये F1 cos अल्फा इधर लग रहा है, F2 cos बीटा उधर लग रहा है, तो समेशन ऑफ F क्षेतिज, ये जो क्षेतिज है ना, ये बराबर 0 होने चाहिए। मतलब क्या होगा, F1 cos अल्फा बराबर हो जाएगा F2 cos बीटा के। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे जोड़ लिखा है, तो ये इस तरफ आएंगे तो माइनस साइन लग जाएगा। तो जब हम सदिश योग की बात करते हैं तो चिन्हों के साथ लगते हैं। यदि इसे प्लस दिया है तो इसे माइनस देना पड़ेगा, इसे प्लस दोगे तो इसे माइनस देना पड़ेगा। मतलब F1 cos अल्फा बराबर F2 cos बीटा, दोनों विपरीत हैं और बराबर हैं, तो वो एक दूसरे को 0 कर देंगे, शून्य कर देंगे, और यहाँ पे हमारा कुल परिणामी जो आएगा वो शून्य हो जाएगा। दूसरा, ये पहली वाली बात हमारी आ गई थी, इसे अपन ए लिख दें, और दूसरी कंडीशन की बात हम यहाँ पे करें, और वो कंडीशन है हमारी बी। तो क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ ऊर्ध्वाधर, ये भी शून्य होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ कुल बल कितने लग रहे हैं, F साइन अल्फा और F1 साइन अल्फा और F2 साइन बीटा। कुल ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की तरफ 2 लग रहे हैं और नीचे लग रहा है F3। मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास, F3 बराबर F1 साइन अल्फा प्लस F2 साइन बीटा। ये इस तरफ ले आएंगे तो ऋण चिन्ह आ जाएगा और हमें ये शून्य मिल जाएगा। ये है संगामी बलों के संतुलन की शर्त, जो कि बहुत जरूरी है समझना। और ये तो हमने निकाला था घटकों के बारे में। अब यहाँ पे हम एक जो याद रखना, इसे प्रूफ मैथ्स में कर लेना तुम, लामी की प्रमेय हमारी फिजिक्स में बहुत उपयोग होता है इसका। इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, हम आपको कोई प्रूफ देने वाले नहीं हैं। एक बल लग रहा है F1, एक बल लग रहा है F2 और एक बल लग रहा है F3। यहाँ पे कोण है अल्फा, यहाँ पे जो कोण है बीटा और यहाँ पे जो कोण है वो है गामा। तो लामी ने क्या बोला, F1 बटे साइन अल्फा, F1 के सामने वाला कोण बराबर होगा F2 बटे, F2 के सामने वाला कोण है साइन बीटा, और बराबर हो जाएगा F3 बटे साइन गामा। F2 के सामने बीटा, F1 के सामने अल्फा, F3 के सामने गामा। ये हमारे जो थे वो यहाँ पे लामी के प्रमेय है, इसे आपको याद रखना है, इसका उपयोग हम करने वाले हैं। चलो जरा एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर इसके बाद शुरू होते हैं फिर से शुरू से मतलब बलों के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। अब हमें जड़त्व पढ़ना है, इनर्शिया पढ़ना है, और फिर न्यूटन के तीनों नियम की बात करनी है। बड़ा चैप्टर है, हमने कहा था कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये आता है। चलो हम यहाँ पे एक सवाल करते हैं, यहीं पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने में इन्होंने बोला ए बॉडी ऑफ वेट 200 ग्राम सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। एक 200 न्यूटन भार वाला, सुनो, एक डोरी पर
200 न्यूटन बल चित्रानुसार लगता है, चित्र बनाएंगे हम, चित्रानुसार लगता है, तो डोरी में उत्पन्न तनाव, तनाव तो बल ही होता है, तनाव T1 तथा T2 ज्ञात कीजिए। चलो T1 और T2 ज्ञात करते हैं, परंतु कब, जब हमें पता होना चाहिए ना कि क्या है। एक डोरी यहां से 2 क्लिप से बंधी हुई थी और इस डोरी में उन्होंने क्या किया, एक बल लटका दिया इधर से, और ये बल लगा उन्होंने 200 न्यूटन का। डोरी बंधी थी, बीच में एक बल लटका दिया, बीच में नहीं मतलब कहीं पे भी, और ये डोरी ऐसी हो ही जाएगी। आप देखो ना, डोरी सीधी बांध कर आप लटक जाओ तो ऐसी होगी वो डोरी। तो यहां से अपन ये क्षैतिज मान लेते हैं, ये वाला कोण बन रहा है 30 डिग्री का और ये वाला कोण बन रहा है 45 डिग्री का। इसमें जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, यहां से बांधा है इस बल को, वो तनाव है T1, और इसमें जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो है T2, और बल लगा है हमारा 200 न्यूटन का। तो ये बल है, वो यदि द्रव्यमान बोल देते तो फिर mg करना पड़ता। भार है 200 न्यूटन का, हम यहाँ पे बोल ही दे रहे हैं भार। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डोरी पे भार लटका दिया गया है, डोरी व्यवस्थित हो गई है, लटकी है, संतुलन में है, ना तो आगे जा रही ना पीछे जा रही, तो ये संगामी बलों का संतुलन हो जाएगा। तो T1 T2 बल है, एक बल 200 न्यूटन का, 3 बल लग रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि ये जो T1 है ना, ये 2 घटकों में वियोजित होगा, एक इस तरफ होगा, तो ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T1 cos 30। एक ऊपर की तरफ होगा, ये हो जाएगा T1 sin 30। T1 sin 30 और T1 cos 30, ये T1 के वियोजन हो गए। अलग से नहीं लिख रहे हैं, हमें पता है कि आपको समझ में आ रहा है। ये T2 वियोजित होगा, एक इस तरफ लगेगा, ये वाला कोण 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये हो जाएगा T2 cos 45 डिग्री, और ऊपर की तरफ भी होगा, ये हो जाएगा T2 sin 45 डिग्री। तो संगामी बलों का संतुलन, तो संगामी बलों का संतुलन, तो ये T1 cos 30 T2 cos 45 के बराबर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हो गई T1 cos 30 बराबर T2 cos 45 डिग्री, और T1 cos 30 का मान पता है कि नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। तो T1 हो जाएगा गुणा √3/2 बराबर हो जाएगा T2, ये हो जाएगा 1/√2। हाँ, cos 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पे ये आपका T2 है। हम यहाँ पे यदि चाहें तो T1 बराबर या T2 बराबर यदि हम लेना चाहें तो ये हो जाएगा √3/2 T1। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। बताओ बच्चों, समझ में आया है कि नहीं? ये समीकरण नंबर 1 आ गया, T2 बराबर √3/2 T1। ये संगामी बलों के क्षैतिज संतुलन से हमने ये निकाला है। चलो ठीक है, ये संगामी बलों का क्षैतिज संतुलन हो गया। अब ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर संतुलन की बात करते हैं। ये ऊर्ध्वाधर,
ऊर्ध्वाधर में भी है क्या, संतुलन है। तो कुल ऊपर की तरफ लगने वाले बल बराबर कुल नीचे की तरफ लगने वाले बल। कुल ऊपर की तरफ कितने बल लग रहे हैं, T1 sin 30, T2 sin 45, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 sin 30 प्लस T2 sin 45 बराबर 200। नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 200 न्यूटन बल लग रहा है। चलो यहाँ पे अपन निकालें तो sin 30 का मान तो 1/2 होता है, प्लस T2 sin 45 मतलब T2 गुणा 1/√2 हो जाएगा, बराबर 200 है। तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है। यार T2 की जगह ये वाला मान रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1/2 प्लस T2 की जगह हमने 1 से रख दिया, समीकरण 1 से हम लिख देते हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ T2 की जगह हमने रख दिया √3/2, √3/√2। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, √√3/2 है तो √3/√2 लिख सकते हैं, गुणा 1/√2 बराबर 200। √2 से तो √2 कैंसिल हो गए। T1/2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 200। तो T1 सबको 2 से भाग दे दो यार, हटाओ, तो ये हो जाएगा T गुणा कर दो, T1 प्लस √3 बराबर 400। ये दो कॉमन लेके सामने भेज दिए, तो T1 बराबर हो जाएगा 400 माइनस √3 और ये न्यूटन होगा। साल तो जोड़ घटाने गुणा भाग तो तुम कर ही लोगे। और समीकरण 1 में हम T1 का मान रख दें, समीकरण 1 में T1 का मान रख दें, मान रखने पर T2 निकल आएगा, एक ये है। तो T2 बराबर हो जाएगा क्या, T2 बराबर हो जाएगा √3/√2 इंटू 400 माइनस √3। ये हमारा उत्तर आ गया न्यूटन में। जोड़ घटाने गुणा भाग तो हमारे बच्चे कर ही लेंगे। फटाफट बोलिए, समझ में आ गया हो तो एक नए टॉपिक यहीं पे शुरू करने वाले हैं। बलों का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, अब इन बलों का उपयोग करते रहेंगे। अब दूसरी चीज पढ़ेंगे। हाँ ये ऐसे ही चलेगा, बल पढ़ लिए, अब जड़त्व पढ़ेंगे, फिर न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़ेंगे, फिर घर्षण पढ़ेंगे, और फिर हमने बोला था वृत्तीय गति पढ़ेंगे। ऐसे बहुत से किस्म के न्यूमेरिकल होते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जड़त्व। जड़त्व को हम बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व को हम बोलते हैं इनर्शिया। हाँ तो फिर दो घटकों में वियोजन होता है। और एक बात और बता दें सनी, फिजिक्स केमिस्ट्री में लैंग्वेज बिल्कुल मायने नहीं रखती बेटा, रत्ती भर भी भाषा हमें प्रभावित नहीं करती। हाँ इंग्लिश थोड़ी सरल भाषा होती है, सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं। हिंदी थोड़ी सी टफ होती है, लिखने में थोड़ी दिक्कत ज्यादा होती है उसमें, क्योंकि हम तो सुबह सुबह तुम लोगों को हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, इसके बाद दिन भर इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं। हमें सबसे ज्यादा परिभाषाएं और सब जानकारी लिखने में हिंदी। और एक बात तुम्हें बता दें, ये मत समझना कि हम अंग्रेज रखे हुए नहीं है, हम हिंदी में बहुत से आर्टिकल लिखते हैं पेपर में। इसके बावजूद जब हम हिंदी में परिभाषा लिखते हैं तो हमें बहुत सोचना पड़ता है, और इंग्लिश में स्ट्रेट फॉर्म होता है। हम जैसे हमने बोला था ना, कॉन्करेंट फोर्स इन इक्विलिब्रियम,
तो हमने क्या बोला था कि रिजल्टेंट ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। ये 3 डेफिनेशन हो गई। परंतु हिंदी में हमें बहुत सी बातें लिखना पड़ता है कि जब किसी वस्तु पे एक से ज्यादा जब बल लग रहे हैं और उन सभी बलों का परिणामी सदिश परिणामी शून्य हो तो फिर वो बल संतुलन में कहलाते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, तो इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में मत पड़ बेटा, तू केवल कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ और उसे किसी भी तरीके से समझ ले। खाना अंग्रेज भी खाते हैं, अपन भी खाते हैं ना। तो जड़त्व मतलब इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब समझिए। और अब ये एक छोटा सा परंतु अच्छा टॉपिक है, फिर न्यूटन के गति के नियम अपन पढ़ेंगे। तो देखिए जरा जड़त्व क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जड़त्व एक आंतरिक गुण है, आंतरिक गुण है। किसका? ये तो लिखा ही नहीं, वस्तु का। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, तो इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ये वस्तु का एक आंतरिक गुण है। और इसको हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में यदि लिखे ना तो इसको अपन आलसीपन कह सकते हैं। हंसो मत, जड़त्व का मतलब आलसीपन ही होता है। जब तुम बैठे रहते हो, तुमसे कोई कहता कि चलो यार ये काम कर देना, तो तुम उठते नहीं हो, एकदम कहते हाँ कर रहे, बैठे हो पर, है ना। घर में ऐसा होता है ना, मम्मी पापा भाई बहन को होते हैं कि बेटा ये काम कर दे, हाँ कर रहे, परंतु अपन बैठे हैं मोबाइल लेके, उठे नहीं। ये आलसीपन होता है। और इंपॉर्टेंट बात, ये तो खैर सामान्य बात हो गई, यह कोई भौतिक राशि नहीं है। ये राशि नहीं है, भौतिक राशि नहीं है, ये भौतिक राशि है ही नहीं। मतलब ना तो इसकी इकाइयों की बात होने वाली है, ना ही इसके विमाओं की बात होने वाली है। ये भौतिक राशि नहीं है। तो फिर क्या है? वस्तु का वह आंतरिक गुण, वह आंतरिक गुण, वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह अपनी किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। किसी भी अवस्था में परिवर्तन का वो विरोध करती है और ये ही जड़त्व कहलाता है। ये भौतिक राशि नहीं होती है। तो हम दो बातें लिखेंगे एक दूसरे से। जड़त्व द्रव्यमान की माप है, या द्रव्यमान जड़त्व की माप है। यदि द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा, यदि जड़त्व ज्यादा होगा तो द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। आप छोटी कोई वस्तु है उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख सकते हो। आपने पेन उठाया, दूसरी जगह रख दिया, परंतु इसकी जगह जब आप किताब उठा के दूसरी जगह पे रखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उसका द्रव्यमान ज्यादा है।
और यदि आप टेबल एक जगह से दूसरी जगह तक उठाने की कोशिश करके रखेंगे तो आपको और ज्यादा ताकत लगानी होगी। तो बच्चों, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा। तो हमारे जो जड़त्व हैं, ये गैलीली ने डिस्कवर किया। जड़त्व को गैलीली ने परिभाषित किया था कि वस्तु का आंतरिक गुण है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ऐसा वस्तु का गुण है जिसके कारण अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी सीधी रेखा में गति की दिशा का परिवर्तन का विरोध करती है। ये होता है वस्तु का गुण जड़त्व। जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। जड़त्व जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। उदाहरण नवी क्लास में लिखवाते हैं, 11वीं में नहीं लिखवाएंगे, तो इसलिए जरा ध्यान से सुन लो। नंबर फर्स्ट होता है स्थिति का जड़त्व। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ, स्थिति का जड़त्व। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है स्थिर अवस्था में परिवर्तन का विरोध, अवस्था में परिवर्तन का विरोध। आप बस में बैठे हो, एकाएक बस आगे चल जाती है, आप पीछे चले जाते हो क्योंकि आपकी शरीर स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। बस आगे बढ़ गई तो फिर आपको झटका लग जाता है। आपने ये देखा होगा कि एक उस पे कागज पे कोई सिक्का रख दे और उस पे कार्ड, प्लेइंग कार्ड पे, और उसे ऐसे हाथ से मारे तो कार्ड आगे चला जाता, सिक्का उसी में गिर जाता है। आप पेड़ को हिलाओ तो फल गिर जाते हैं, पेड़ हिलाओगे तो उसकी ब्रांच तो आगे चली जाएगी, फल वहीं रह जाएंगे। तो जो पके हुए बल जो दुर्बल बंध से बंधे होते हैं वो गिर जाते हैं। तो ये है स्थिति का जड़त्व। दूसरे नंबर जो हम बात करते हैं वो है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। और जो गति का जड़त्व है इसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़त्व। इसमें गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध होता है। गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध होता है। बस चल रही है, चलते चलते एकदम ब्रेक मार दे ड्राइवर तो हम आगे चले जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर गति अवस्था में था। बस को तो ब्रेक से रोक दिया गया बल लगा के, परंतु हमारा शरीर नहीं रुका तो हम आगे चले जाते हैं। चलती बस से यदि उतरने की कोशिश करो तो आपको थोड़ी देर बस के साथ दौड़ना पड़ता है। यदि आप एकदम सीधे खड़े हो जाओगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। तो ये भी आपका गति का जड़त्व होता है। अब तीसरा नंबर जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको समझना है। तीसरा नंबर होता है दिशा का जड़त्व। ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व। इस प्रकार के
जड़त्व में इस प्रकार के जड़त्व में वस्तु अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध करती है। अब सुने, हमने कहा था ना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? थोड़ा सा हम आपके टॉपिक से भटकेंगे। दिशा का जड़, वृत्तीय गति के लिए हमने आप लोगों को समझाया था कि वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल आवश्यक होता है। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, ये इसका केंद्र है और वो वस्तु कुछ ऐसी गति कर रही है, तो वृत्तीय गति में जो केंद्र है उसकी तरफ एक बल लगता है F सेंटीपिटल। ये कोई वस्तु है जिसपे इस तरफ बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। जब केंद्र की तरफ बल लग रहा है, पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जब पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है तो चंद्रमा घूम क्यों रहा है? वो पृथ्वी की तरफ आ क्यों नहीं रहा है? प्रश्न है ना ये बात, कि जब पृथ्वी चंद्रमा पर आकर्षण बल लगा रही है तो फिर चंद्रमा घूम क्यों रहा है? वो पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है? वो पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है? प्रशांत सर के बच्चों, हमें उत्तर दो जल्दी से, फटाफट। इंपॉर्टेंट बात है, फिर गति के नियम पढ़ेंगे अपन। पहले हमें बताइए कि जब पृथ्वी चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, जो हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा को पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए। वो पृथ्वी पर गिर नहीं रहा है, उल्टा घूम रहा है। मतलब अजीब सी बात हो गई ना कि तुम किसी बच्चे को पकड़ के खींचो अपनी तरफ तो वो घूमने लगे तुम्हारे चारों तरफ। ये कैसे होता है? वो गिरता क्यों नहीं है? बताइए जल्दी से, बताइए उत्तर, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रशांत सर के बच्चों, कोई भी बताना चाहे तो बताए। अभिकेंद्रीय बल सर वस्तु पर अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न करती है और इस त्वरण वस्तु को घुमाने में काम आता है। बल जिस दिशा में लग रहा है, वस्तु उस तरफ क्यों नहीं जा रही है? अभिकेंद्रीय बल तो अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न करती है और ये अभिकेंद्रीय त्वरण कार्य करता है केंद्र की तरफ। तो अभिकेंद्रीय त्वरण उस वस्तु को केंद्र पे क्यों नहीं लेके जाता? वो घूमती कैसे है? चलो हम समझते हैं। तो वृत्तीय गति में जो केंद्र की तरफ बल रहता है, वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ लगने वाला बल, हमें वृत्तीय गति भी तो पढ़ना है, तो यहां पढ़े ना, लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ऐसे लिखते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए यह बल आवश्यक होता है। आवश्यक होता है।
और यही बल जो रूपेश ने बताया था वो ही बता रहे हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न करता है। अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न करता है जो कि वस्तु की दिशा परिवर्तित करता है, दिशा परिवर्तित करता है। अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होगा। ये अभिकेंद्रीय बल वस्तु की दिशा परिवर्तित करेगा, और जब वस्तु की दिशा परिवर्तित करेगा, परंतु ये इंपॉर्टेंट बात है, परंतु वस्तु की दिशा का जड़त्व उसकी दिशा परिवर्तन का विरोध करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। वस्तु नहीं चाहती कि उसका कोई दिशा परिवर्तित करे, क्योंकि दिशा का जड़त्व है, दिशा परिवर्तन का विरोध करता है। और दिशा परिवर्तन कौन कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल कर रहा है। अभिकेंद्रीय बल नहीं कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न कर रहा है, और अभिकेंद्रीय त्वरण दिशा परिवर्तित कर रहा है, और अभिकेंद्रीय त्वरण केंद्र की तरफ है, अभिकेंद्रीय बल भी केंद्र की तरफ है। परंतु जो दिशा का जड़त्व है वो दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा, वो दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो विरोध करता है, फलस्वरूप वस्तु पर इस जड़त्व के कारण अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में एक आभासी बल, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, कार्य करने लगता है। तो वस्तु पे कौन कार्य कर रहा है? वस्तु पर एक अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, परंतु ये बल है नहीं है, ये तो जड़त्व है, ये तो बल है ही नहीं, ये तो वस्तु का जड़त्व है, जिसके कारण वो अपने दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है। तो सबसे पहली बात तो ये आभासी बल होता है, अपकेंद्रीय बल कहते हैं, कार्य करने लगता है, जो कि वस्तु की संतुलित अवस्था में वृत्तीय गति को करने लगता है, जो कि वस्तु की संतुलित अवस्था में वृत्तीय गति को सतत रखता है। तो अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है केंद्र से दूर की तरफ, गति को सतत रखता है, तथा संतुलित भी करता है, संतुलित भी करता है।
तो इस तरफ लग रहा है सेंटीपिटल फोर्स, इस तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा बल हो गया? ये हो गया अपकेंद्रीय बल। ये कौन सा बल हो गया? ये हो गया कौन सा बल हो गया? अभिकेंद्रीय बल। पूछो पूछो पूछो, पूछिए। मतलब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों का परिमाण बराबर होगा। हमने आपको फिर से एक बात बोली कि अपकेंद्रीय बल कोई बल है ही नहीं, और यदि परिमाण बराबर नहीं होगा तो अभिकेंद्रीय बल के कारण वस्तु गिर जाएगी केंद्र पर, और यदि अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया तो वस्तु चली जाएगी दूर। एक धागे में पत्थर बांधिए भैया और घुमाइए, घुमाओगे तो आप अभिकेंद्रीय बल आपके हाथ से दे रहे हो और अपकेंद्रीय बल पत्थर के द्रव्यमान के कारण लग रहा है, क्योंकि जड़त्व द्रव्यमान से लगता है। जैसे ही आप छोड़ते हो वो वस्तु दूर चली जाती है, फिकता हुआ चला जाएगा। तुमने देखा ना, उस पत्थर को छोड़ोगे तो वो घूमता हुआ जाएगा कि सीधा जाएगा? सीधा जाता है। इसे कौन लेके जाता है? इसे अपकेंद्रीय बल लेके जाता है। तो वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल संतुलन में होना आवश्यक है। ये बराबर और विपरीत दिशा में होने आवश्यक है। एक छोटी बाल्टी में आधा बाल्टी पानी भरना और हाथ से लटका के उसे ऐसा घुमाना, ऐसा। जब आप उस छोटी बाल्टी को ऐसे घुमाओगे तो पानी आपके ऊपर नहीं गिरेगा, परंतु यदि आप उसे थोड़ा सा धीरे घुमाओगे तो आपके स्नान ध्यान भी हो सकते हैं। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों बल संतुलित हो जाते हैं, बराबर और विपरीत दिशा में हो जाते हैं। ये प्राकृतिक चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपकेंद्रीय बल भी mv²/r, अपकेंद्रीय बल भी mv²/r। पूछो, क्या पूछना है? और अगर सर मतलब वस्तु का द्रव्यमान अधिक रहेगा तो उसका जड़त्व भी अधिक रहेगा। बिल्कुल सही बात। जड़त्व तो द्रव्यमान की माप है, द्रव्यमान तो जड़त्व की माप है। ये तो हमने लिखा है बच्चे। यदि सर जो उसका आवेग रहेगा ज्यादा, मतलब जैसे कोई वस्तु का द्रव्यमान भी अधिक है और उसका आवेग भी ज्यादा है, तब उसका जड़त्व कम होगा कि ज्यादा? क्या मतलब? फिर से बोलो। मतलब कोई भी वस्तु को, मतलब कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है लेकिन वो वस्तु प्रकाश के स्पीड से चल रही है तो उसका जड़त्व कम होगा या ज्यादा? जब कोई वस्तु प्रकाश की गति से चल रही होगी तो वो बिल्कुल विस्फोटक स्थिति में चलेगी, और हमें पता है कि प्रकाश के वेग से चलने पर उसके द्रव्यमान में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। समझ गए? ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, बहुत विशेष स्थिति है यहाँ पे। परंतु ये है कि वो वस्तु किसी से टकरा के विस्फोट करेगी, बड़ा खतरनाक वाला। तो इसकी बात अपन कभी बाद में कर सकते हैं। बहुत असामान्य और विशेष परिस्थिति है ये। परंतु हमने बताया था कि जब कोई वस्तु का वेग परिवर्तित होता है तो द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है, और द्रव्यमान में परिवर्तन होगा तो हम जड़त्व में भी परिवर्तन बोलेंगे। हम फिर से अगर सर मतलब वस्तु के स्पीड अगर ज्यादा रहेगा और मतलब समान द्रव्यमान कोई वस्तु है, एक वस्तु मतलब गति कर रही है, एक वस्तु बिना वस्तु। हमारी बात ध्यान से सुनो। यदि वस्तु का गति के कारण वेग में द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, जो कि होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, द्रव्यमान में कमी आएगी तो जड़त्व में भी कमी आएगी ही। समझ गए ये बात? आप इतना सारी कंडीशन मत लगाओ, एक सीधा सा फंडा है। यदि द्रव्यमान कम हो रहा तो जड़त्व कम होगा, द्रव्यमान बढ़ा तो जड़त्व भी बढ़ेगा। समझ गए बेटा? उसको वो कुछ भी करती रहे, कुछ भी करती रहे, जड़त्व तो कोई भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व तो केवल और केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वो गति करती रहे, वो डांस करती रहे, वो गाना गाती रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि हम जड़त्व की बात करेंगे तो केवल हमारे दिमाग में एक ही चीज रहने वाली है, और वो चीज होती है जड़त्व। समझ, द्रव्यमान। समझ गए बेटा?
समझ में आई कि नहीं बात? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर। हाँ, तो बच्चे जब तू द्रव्यमान जड़त्व की बात करेगा तो केवल बेटा अपने दिमाग में द्रव्यमान की बात करना, वस्तु कुछ भी करती रहे उससे अंतर नहीं पड़ता। अपने जड़त्व तो कोई भौतिक राशि तो है नहीं, इसे एकमात्र कारक है जो इसे प्रभावित करता है वो द्रव्यमान है, बस। ठीक, बाकी और कौन कौन सी चीजें कैसे प्रभावित करती हैं हम न्यूटन के तीनों नियम पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे अगली क्लास में।